अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द काउंसलर शो। ये प्रोग्राम बिलवानी लॉ एसोसिएट्स और मेमन एजुकेशन फोरम की जानिब से शुरू किया गया है। जैसे कि आपने पिछले प्रोग्राम में देखा था, हमने यूके स्पाउस वीज़ा वगैरह को डिस्कस किया था, तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें स्टडी के हवाले से क्यूरीज आई कि हमें इटली के लिए मालूम करना है कि इटली में स्टडी करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है और स्कॉलरशिप किस तरह हासिल की जाती है। इसी सिलसिले में मैंने आज दावत दी है सर अहमद सईद अख्तर साहब को, जो कि स्टूडेंट काउंसलर हैं और इटली एजुकेशन पे एक अच्छी एक्सपीरियंस रखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इन्होंने काउंसिल किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके इटली में इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, क्या हाल है? खैरियत से? आप? वालेकुम सलाम सर, ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अहमद भाई, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि स्टडी इन इटली कंपैरेटिवली यूरोप के अंदर अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो अपनी बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करे, तो उसके लिए क्या चूज़ करना चाहिए, जर्मनी या इटली? अगर दोनों ऑप्शंस हो उसके पास तो बेहतर कौन सा ऑप्शन है, जर्मनी है या इटली है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? सर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इटली बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। उन स्टूडेंट्स के पास जिनके पास बजट कम है तो वो इटली की तरफ जा सकते हैं। वो इसलिए कि इटली आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है, जिसमें जो इटली की हायर अथॉरिटी है जो यूनिवर्सिटी को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ़ंड देती है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देती है, आपको एकोमोडेशन भी देती है और आपको स्टाइपेंड भी देती है मंथली। और जर्मनी, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, जर्मनी भी तो फ्री एजुकेशन ऑफर करता है। सर जर्मनी में जो है आपका ब्लॉक अकाउंट जो है उसमें ये है कि आपको 10,000 यूरो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 समथिंग यूरो आपको डिपॉजिट कराने पड़ते हैं ब्लॉक अकाउंट में। इटली में ये चीज़ नहीं है। इटली में बैंक स्टेटमेंट है 8 से 10,000 यूरो की, लेकिन वो आपके पास ही होते हैं पैसे, और जब आपका वीज़ा लग जाए तो आप वो पैसे आप किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जर्मनी के अंदर वो पैसे आपके ब्लॉक अकाउंट में जमा होते हैं और पर मंथ आपको मिल रहे होते हैं। अच्छा, इटली में किसी भी कोर्स में स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, किसी भी फील्ड से हो? सारे ऑप्शन मौजूद है। तो इसकी जो एडमिशन डेट्स हैं वो कब से शुरू होती है? सर ये बेसिकली पूरे यूरोप में एक ही इंटेक है, वो सितंबर इंटेक है। तो इटली का भी एक ही इंटेक है, सितंबर इंटेक। तो इसमें जब एडमिशन इंटेक शुरू होता है वो नवंबर से शुरू होता है और वो ख़त्म होता है 31 जनवरी। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट जो है वो डेट्स हैं। तो 31 जनवरी तक फर्स्ट इंटेक के एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं, फेब में इनके एडमिशन्स आ जाते हैं। फिर सेकंड इंटेक जो है वो फेब के लास्ट वीक में, मिड में वो शुरू होता है और वो 31 मई तक या 15 जून तक चलता है। अच्छा, एडमिशन्स के दो इंटेक है। फर्स्ट इंटेक है और फिर जो है सेकंड इंटेक है। लेकिन जो क्लासेस की कंडक्ट का इंटेक है, जब क्लासेस शुरू होती हैं वो सितंबर इंटेक है, वो एक ही इंटेक। आप चाहे नवंबर में अप्लाई करें, चाहे आप फेब में अप्लाई करें या मार्च में करें, क्लासेस आपकी सितंबर में स्टार्ट होंगी। तो इसमें चांसेस क्या होते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो चाह रहा है अप्लाई करना, तो नवंबर प्रेफरेंस उसको ही मिलती होगी जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस? जी, जो अगर स्कॉलरशिप पे सर बच्चा जाना चाहता है तो अगर वो फर्स्ट इंटेक में अप्लाई कर लेगा तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे, नीड बेस स्कॉलरशिप पे पहुंच जाएगा वहाँ पे। क्योंकि इटली में जो बच्चे स्कॉलरशिप पे विद इन टाइम पहुँचते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप की डेडलाइन खुलती है सर मई में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और आप वीज़ा प्रोसेस हो जाए, आपका DUV प्रोसेस हो जाए, तो आप वीज़ा लेके जब पहुंचेंगे आपको किसी भी हाल में अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इटली मौजूद होना चाहिए आप। अच्छा, ताकि जो है आपको स्कॉलरशिप मिल सके। तो स्कॉलरशिप हासिल करना इतना ही आसान है जैसे कि आप बता रहे हैं कि सिंपल प्रोसेस है या उसके लिए कॉम्प्लिकेशन? सर सिंपल प्रोसेस है। अगर आप विद इन टाइम चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपकी डॉक्यूमेंटेशन और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो। तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी आप बताएंगे स्टूडेंट्स को कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि वो ये एक्सपेक्ट करें स्कॉलरशिप हासिल कर लेंगे? सर स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए इटली के अंदर नीड बेस स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलती है जिनके फादर की एनुअली इनकम 10,000 यूरो से कम हो। मिनिमम 10,000 यूरो से लेस देन उनके जो फादर हैं या उनके गार्डियन, उनकी इनकम कम हो। यानी कि तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए से कम है, अगर कम है तो वो एलिजिबल है कि स्कॉलरशिप, जो वो एलिजिबल है कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर ले। अच्छा, तो इसका रिजल्ट जो है, जैसे जब बच्चा एडमिशन के लिए अप्लाई करता है यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसी वक्त उसको एप्लीकेशन स्कॉलरशिप की भी डालनी होती है या पहले वो प्री इनरोल कराता है? सर पहले, सर देखिए, स्कॉलरशिप पे जाने से पहले आपके पास एडमिशन होना ज़रूरी है। वो ज़रूरी। तो इटली के मैं स्टेप्स आपको बता दूंगा, स्टडी इन इटली के स्टेप्स। सबसे पहले आपको एडमिशन अप्लाई करना है ऑनलाइन।
यूनिवर्सिटी में। आपने अपना जो कोर्स सेलेक्ट करना है वो कोर्स सेलेक्ट करें और जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करें और कोशिश करें कि आप ना 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो इंटरेस्टेड कोर्स है उसमें आप एडमिशन अप्लाई करें। अच्छा, मिनिमम कितनी CGPA मास्टर्स के लिए चाहिए होती है और इंटरमीडिएट अगर कोई स्टूडेंट है वो बैचलर्स के लिए जाना सर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिनिमम जो CGPA अगर मास्टर्स के लिए हम लोग बात करें तो मिनिमम 2.5 हो। 2.5 और अगर आप बच्चा बैचलर्स पे जा रहा है तो मिनिमम 60% उसकी हो। 60% उसकी परसेंटेज साइंस के अंदर या ओवरऑल 60%? ओवरऑल से अगर वो साइंस से कर रहा है या कॉमर्स से कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट में एटलीस्ट सर ओवरऑल उसकी 60% होनी चाहिए। ओवरऑल 60% होनी चाहिए। और दूसरा जो है, एक तो ये आइल्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने जो वो अपना आइल्स करना होता है, तो ये मैंडेटरी है रिक्वायरमेंट? इटली में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इटली में थोड़ी सी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स। सर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि सर देखिए, अगर आप आइल्स कर लेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है आपकी प्रोफाइल के लिए। ठीक है क्यों सर, हम लोग अगर पास्ट ईयर के केसेस देखें तो कभी एम्बेसी जो है वो आइल्स मैंडेटरी कर देती है और कभी जो है वो विदाउट आइल्स भी वीज़े दे देती है। जैसे अभी कोविड के दिनों में आपको पता है कि आइल्स के तमाम मामला टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे ब्रिटिश काउंसिल में और ये सारी चीज़ें, तो जो है आइल्स जो था वो एग्जाम था और एम्बेसी ने जो है वो विदाउट आइल्स भी वीज़े दिए हैं। मतलब ये अगर आइल्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आइल्स कर लें तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि सर देखिए बच्चा जा रहा है हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर उसको इंग्लिश आती होगी तो ही तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा। तो एडमिशन जो अप्लाई करना वो वेरी सिंपल प्रोसेस के एनीवन कैन अप्लाई बाय सेल्फ? जी सर, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए गैदर करें। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे पूरी चेकलिस्ट मौजूद है। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके स्कैन करके और यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे सबमिट कर दें। आपका पहला स्टेप इटली का यही है। तो प्री इनरोलमेंट के बाद फिर उसने स्कॉलरशिप को अप्लाई कर? सर जब आपने पहले स्कॉलरशिप एडमिशन अप्लाई कर दिया सबसे पहले, ठीक है, एडमिशन अप्लाई कर दिया, फिर आपके पास एडमिशन आ जाएगा 20 दिन में 25 दिन में। जब एडमिशन आ जाए फिर आप यूनिवर्सिटी इटालिया से अपनी प्री इनरोलमेंट करा लें। ठीक है, जब ये प्री इनरोलमेंट हो गई उसके बाद जो है सर आपने करना ये है कि आप जो है DOV के लिए केस सबमिट करेंगे वीज़ा ड्रॉप बॉक्स सर्विस के थ्रू एम्बेसी। ठीक है सर, तो DOV अप्रॉक्स आ जाता है 45 to 60 डेज़ के अंदर। इससे पहले भी आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी वर्कलोड टू दी एम्बेसी। ठीक है सर, जब DOV आ गया तो आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि मई के अंदर जो है एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं स्कॉलरशिप के लिए। हर रीजन की अलग अलग डेट्स हैं सर, लेकिन जो मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ मई से लेके वो जुलाई के मिड तक ओपन रहती हैं। और फिर इसकी लिस्ट जो है वो अगस्त के आखिरी वीक में, सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में लग जाती है। तो जो बच्चा वीज़ा लेके विद इन टाइम पहुंच जाएगा अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो है वो अपनी लीगलाइजेशन करवा लेगा, ट्रांसलेशन करवा लेगा और उसकी DOV कंप्लीट होगी, वीज़ा फाइल भी कंप्लीट होगी तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मतलब स्कॉलरशिप उसका एडमिशन के बाद अप्लाई होगा? मई में अप्लाई होगा। पहले वो अपना एडमिशन अप्लाई सिक्योर करेगा एडमिशन, उसके बाद जो है वो सर अपनी प्री इनरोलमेंट कराएगा यूनिवर्सिटी इटालिया से, फिर DOV के लिए केस सबमिट करेगा। ठीक है सर, DOV के बाद स्टेप है कि वो पोर्टल खुल जाएगा स्कॉलरशिप के लिए, तो वो अपनी रीजन में जिस यूनिवर्सिटी में जो, जैसे मैं ऐसा लेट सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ, एक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लॉगना, वो हायर अथॉरिटी जो है उसकी वो एर्गो है। ठीक है, एर्गो जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फंड करती है हायर स्टडीज़ के लिए, मास्टर्स हो, बैचलर्स हो या PhD के लिए। तो जो हायर अथॉरिटी है वो एर्गो आपको जो फंड करेगी तो उसका पोर्टल मई में ओपन होगा आपके पास। मई में ओपन होगा, आप अपनी स्कॉलरशिप ऑनलाइन सबमिट कर दें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर कर लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करें और एर्गो की वेबसाइट के ऊपर और यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर तमाम डिटेल्स मौजूद है। पूरी गाइड श्योर होता है कि डेफिनेटली उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब सपोज करें कोई स्टूडेंट जाना चाह रहा है लेकिन वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है जी, और वो चाह रहा है कि मुझे फंडेड पे ही पढ़ना है जाके, अब वो एडमिशन अप्लाई कर देता है जी, और मई में फिर स्कॉलरशिप ओपन होनी है जी। तो अगर उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उसका तो सारा प्रोसेस जो है वो। सर देखिए, अगर जो स्टूडेंट है वो इटली में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जाना चाहता है तो उसको विद इन टाइम जो है चीज़ें करनी होंगी स्टेप बाय स्टेप। अगर वो फर्स्ट इनटेक में अप्लाई करता है या सेकंड इनटेक में अप्लाई करता है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देता है और DOV और प्री इनरोलमेंट एडमिशन हो जाए, प्री इनरोलमेंट हो जाए यूनिवर्सिटी इटालिया से, DOV फाइल हो जाए, स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई हो जाए और वीज़ा भी फाइल हो जाए और उसका वीज़ा जो है वो मिल जाए अगस्त में और वो फ्लाई कर जाए, ठीक है, तो उसको
डेफिनेटली इंशाल्लाह स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन सर उसमें मैं आपको फिर कहूँगा कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा हो हायर अथॉरिटी के। जैसे हमने एग्जांपल ली थी एर्गो की चेकलिस्ट मौजूद है उनकी वेबसाइट पे, गाइड मौजूद है पूरी, आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एर्गो की वेबसाइट से। तो उसका सर लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। तो फुली फंडेड में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक स्टूडेंट को? एक तो उसकी यूनिवर्सिटी की फीस जो है सर फुली फंडेड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ये हैं कि सर देखिए यूनिवर्सिटी की फीस हायर अथॉरिटी पे कर देगी। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं एर्गो की, एर्गो पे कर देगा। जो बच्चा ब्लॉगना यूनिवर्सिटी में या जो एर्गो की लिस्ट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पढ़ रहा होगा तो वो उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर देगी, उनकी एकोमोडेशन पे कर देगी, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पे कर देगी, उनका टैक्स पे कर देगी, और जो है उनको कुछ वाउचर्स दिए जाएंगे मील्स के, उनके स्टेशनरी के वाउचर्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बुक्स की, इन सारी चीज़ों की ना, तो उनके वाउचर्स दे दिए जाते हैं। इसके अलावा फिर आपको मंथ जो स्टाइपेंड है वो 2 ब्रेकअप्स में मिलता है। अगर आप जाते हैं सितंबर 2022 में सर तो और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है लेट सपोज बच्चे को, तो जो है दिसंबर में उसको पहली स्कॉलरशिप का चेक मिलेगा क्रिसमस से पहले, और फिर जून 2023 में उसको सेकंड स्कॉलरशिप का चेक ऑनलाइन जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, ड्यूरिंग द स्टडी जो है वो स्टूडेंट वर्क आवर्स भी अलाउ होते हैं? वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं सर, हो के मैं काम भी कर 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं, 20 आवर पर वीक से अलाउ होते हैं। तो उसमें उसका जो है रहने का थोड़ा सा एक्सपेंस मैनेज हो जाता है, सपोर्ट हो जाती है। लेकिन सर अगर जैसे स्कॉलरशिप अगर बच्चे को मिल जाती है तो उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि सर स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड जैसे एर्गो की मैं बात करूँ, एर्गो की स्कॉलरशिप के 2 स्टैंडर्ड्स हैं। एक स्टैंडर्ड है ISEE और एक स्टैंडर्ड है ISPE। या आप जब गाइड में देखेंगे, बच्चा देखेगा तो उसमें मेंशन है 50,000 यूरो की भी स्कॉलरशिप है और अराउंड 22 से 25,000 यूरो की भी स्कॉलरशिप है। तो जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो बच्चा इन 2 स्टैंडर्ड्स पे फॉलो करेगा, ये इन्होंने बेसिकली सर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को आप समझें थोड़ा सा, कि जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं और उनका राइट भी है एज अ ह्यूमैनिटी, तो इन्होंने ये क्राइटेरिया बनाए हैं। तो ये अगर स्कॉलरशिप सपोज करें किसी स्टूडेंट को मिल जाती है और फिर भी वो चाह रहा है कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा अर्न कर लूं, तो सर वो मतलब उसको अलाउ है वो कर सकता है। मतलब ये तो नहीं है कि अगर उसको स्कॉलरशिप मिल गई है तो वो फिर 20 आवर्स वर्क नहीं कर सकता? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको 20 घंटे अलाउ होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, 20 घंटे अलाउ है, उसी में उसने काम करना है। इसके अलावा वो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती रहेगी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से। ठीक है सर, थैंक यू। उम्मीद है आपकी बहुत सारी क्यूरीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से शुरू होता है और स्कॉलरशिप के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी डिटेल में जाके बात करें कि एडमिशन प्रोसेस में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और स्कॉलरशिप के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या पोर्टल है, हम किस तरीके से उसको प्रोसेस करें। इंशाल्लाह हम तमाम स्टेप्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप आसानी से अगर बाय सेल्फ करना चाहें तो अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना जो भी मैसेज है वो सेंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे कि आपकी उन तमाम सवालों के जवाब दे सकें एक्सपर्ट काउंसलर के थ्रू, कि आपके प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम द काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम।